हेलो स्टूडेंट। एनबीएफ स्कूल अमृतसर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई नंबर 2 में लेसन नंबर 2। पहला पार्ट आपने पढ़ा था व्यवस्थापिका के बारे में। अब दूसरा पार्ट आपके संघीय कार्यपालिका। लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? संघीय कार्यपालिका, जिसमें आप राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, इस टॉपिक के बाद इसी लेसन में प्रधानमंत्री की स्थिति है, उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में शासन या निकाय नंबर 2 में लेसन नंबर 2 है। आपको इस समय को देखते हुए हमने ये निश्चय किया कि भाई बच्चों को ऑनलाइन क्लासों का कुछ वीडियो दिए जाएं। इसलिए हम आपके लिए आज पहले पार्ट से आगे दूसरा पार्ट संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उसकी स्थिति और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि भाई राष्ट्रपति का मतलब अंग्रेजी में राष्ट्र को प्रेसिडेंट बोलते हैं। कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा कि भारत में अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा? 52 के अनुसार कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। अब आप जानते हो कि अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 52 में की गई है, और अनुच्छेद 53 के अनुसार कि संघ की जितनी भी शक्तियाँ होंगी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होंगी, किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। क्योंकि राष्ट्रपति संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं उनका वह स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से वह उनका प्रयोग करता है। अब आप जानते हो हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, वो एक महत्वपूर्ण पद होता है, और राष्ट्रपति यानी देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को देश का देखो प्रथम नागरिक, यानी राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति, कि हमारे देश की जो स्थल, जल और वायु सेना है, उन तीनों सेनाओं का स्रोत सेनापति भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राष्ट्रपति पद की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है कि भाई देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा? 53 के अनुसार इस संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो निहित होंगी वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति व उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से उनका प्रयोग करता है। क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। इस कारण देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण होता है। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। कि वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो किसमें होती हैं? प्रधानमंत्री में या मंत्री परिषद में। अब राष्ट्रपति देखिए, सबसे पहले हम आज आपको यहाँ बताएंगे कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की देखो जो व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में की गई है कि भाई हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे पहला बिंदु देखो राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसमें देखो योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता है नंबर 1 कि वह भारत का नागरिक हो। कि वह किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसका नाम मतदाता
सूची में हो, यानी भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है व्यक्ति, सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता कि उसका नाम मतदाता सूची में हो, तीसरी जो महत्वपूर्ण योग्यता है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कि राष्ट्रपति का चुनाव जो व्यक्ति लड़ने जा रहा है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कि उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। चौथी जो इसकी महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। पांचवी जो इसकी योग्यता है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। छठी जो योग्यता है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की यानी 6 आपको योग्यताएं बताई। सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता उसका नाम मतदाता सूची में हो, तीसरी योग्यता उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, चौथी योग्यता कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पांचवी योग्यता है कि वह कम से कम यानी केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। छठी योग्यता है कि वह दिवालिया या पागल घोषित भी नहीं होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? योग्यताएं हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रपति की योग्यताएं कि भाई भारत का जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसमें कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा बिंदु राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। अब आप जानते हो कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है इसमें सबसे पहली चीज यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही लेते हैं, उसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित तो देखो राष्ट्रपति के यानी निर्वाचक जो मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा भी यानी हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
अब इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप जानते हो जनता भाग नहीं लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो जनता द्वारा निर्वाचित, देखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके बाद में आइए आप राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बाद में आइए राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन की आप जानते हो, निर्वाचन यानी निर्वाचन एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, यानी निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की दो विधियां होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब तो क्या होता है कि जनता द्वारा अगर किसी प्रत्याशी का यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा अगर किसी का निर्वाचन किया जाता है तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। और देखो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र में भी इसमें अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो सूची प्रणाली होती है और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है। दो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दो प्रकार की होती है, तो सूची प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। तो हमारे देश में देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि है वो देखो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो देखो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति का जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसे एक निश्चित न्यूनतम मत संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। कि राष्ट्रपति का यानी जो व्यक्ति चुनाव लड़ करके चुनाव में जीतता है उससे भी ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जैसे मान लो 10 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं कि 10 में से जिसके सबसे अधिक मत आ गए वही प्रत्याशी चुनाव जीत गया, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम मत संख्या प्राप्त करने का सूत्र होता है कि भाई न्यूनतम मत प्राप्त करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। तो न्यूनतम मत संख्या प्राप्त करने का सूत्र होता है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, कि जितने मत डाले गए हैं यानी जितने मत उस दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने सदस्यों ने भाग लिया है, जितने सदस्यों ने यानी मतदान किया वो डाले गए मत कहलाते हैं। तो डाले गए मतों की कुल संख्या बटे हुए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्लस 1 और उसके बराबर में प्लस 1 जोड़ दिया जाता है। कि जैसे मान लो अब निर्वाचन का मतलब कि निर्वाचित एक व्यक्ति होगा हमारे देश में राष्ट्रपति, ऐसा नहीं 2 बन सकते हैं। निर्वाचित कितने होंगे? ओनली एक व्यक्ति होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? न्यूनतम मत संख्या। न्यूनतम मत संख्या का देखो सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है कि न्यूनतम मत के लिए न्यूनतम मत संख्या बराबर ढाले गए मतों की कुल संख्या, यानी ढाले गए मतों की कुल संख्या
बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 और +1 किसके बराबर में भी +1 जोड़ दिया जाता है? ढाले गए मतों की संख्या बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1, यानी ढाले गए मतों की संख्या बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 और बराबर में उसके एक प्लस जोड़ करके, यानी न्यूनतम मत संख्या ज्ञात करने की संख्या प्राप्त हो सकती है कि भाई न्यूनतम मत होने चाहिए। अब न्यूनतम मत का मतलब होता है कि भाई किसी भी राउंड, अगर मान लो पहले जैसे राउंड में मान लो गिनती होती है राष्ट्रपति के मतों की, अगर कोई भी सदस्य न्यूनतम मत संख्या प्राप्त नहीं कर पाता है, तो न्यूनतम मत संख्या अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो पहले राउंड की गिनती में जिस प्रत्याशी के सबसे कम अंक आते हैं उसके मतों को, यानी ये इसी का नाम है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब है कि उनके मतों को जो सबसे यानी अधिक आ रहा है उससे नीचे सबसे कम आ रहा है, पहले राउंड की गिनती में जिसके सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसके मतों को अन्य जो प्रत्याशी शेष रह गए बाकी उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब स्थानांतरित करने का तरीका यह है कि ऐसा नहीं कि मान लो सभी के बराबर कर दिए जाए, ऐसा नहीं है कि इसमें राष्ट्रपति में देखो आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति होती है इसमें वरीयता अंकित करनी पड़ती है। वरीयता का मतलब होता है कि जैसे ये मान लो मतपत्र है, मतपत्र, जैसे मान लो क्रम संख्या, तो मतपत्र का देखो नमूना होता है क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह। इस प्रकार से यानी मतपत्र का नमूना होता है कि क्रम संख्या एक तरफ हो जाती है, प्रत्याशी का नाम, तो यहाँ पर देखिए जैसे मानो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1 2 3 4 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे मान लो 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, क्रम संख्या 1 2 3 और 4। अब प्रत्याशी का नाम, क्रम संख्या का मतलब होता है कि अल्फाबेट से आ जाते हैं कि ए पे इसका नाम होगा पहले, उसके बाद में आता है। और वैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव में यानी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनके सदस्यों का नाम पहले आता है और उसके बाद में अल्फाबेटिक हो जाता है उनमें भी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप प्रत्याशी का क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम यहाँ पर होता है, जो भी नाम है मान लो जैसे कै, खे, गे और घे, ये 4 व्यक्ति मान लो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, कै, खे, गे और घे। अब इसमें इनका चुनाव चिन्ह होगा, वो निर्वाचन आयोग आप जानते हो निश्चित करता है कि भाई इनका निर्वाचन आयोग निश्चित करता है कि इसका चुनाव चिन्ह क्या होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। तो इसमें देखो यानी इस प्रकार से मतपत्र होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के जो चुनाव जो व्यक्ति लड़ते हैं, जिनको मत डालने आते हैं, जो सांसद होते कहलाते हैं या विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, अब आप जानते हो प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य भी निश्चित होता है कि भाई कितना विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य होना चाहिए, तो वो भी बताएंगे आपको। पहला सूत्र आता है कि राज्य विधानसभा मंडल के सदस्यों के मत का मूल्य, कि एक विधानसभा, जैसे हमारे राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं हम, कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य क्या होना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा के मत का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के मत का मूल्य बराबर है, सूत्र लगाएंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे हुए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो हमारे राजस्थान में यानी कुल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी, उसमें हमारे निर्वाचित जो विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है उसका भाग दे देंगे और आगे उसके बराबर में भाग 1000 का भाग और देंगे। तो उसमें हमारे विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य आ जाता है। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो 6,84,87,437। कितनी थी? 6,84,87,437 जो कुल जनसंख्या है, उसमें हम राजस्थान की कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तो 200 का भाग देंगे
और बराबर में भाग का भाग देंगे तो उसमें राजस्थान की विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य आएगा 343। यानी एक राजस्थान की विधानसभा का जो सदस्य है उसका मत का मूल्य कितना है 343। तो 343 इंटू 200 बराबर 68,600। तो हमारे राजस्थान विधानसभा के जो सदस्यों का मत का मूल्य टोटल आया, टोटल यानी राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य वो है वो कितना आया 68,600 यानी टोटल आता है। अब इसमें प्रत्येक मत का यानी ये तो हो गया राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने का सूत्र। उसके अलावा दूसरा सूत्र आता है कि संसद के सदस्यों के मत का मूल्य, कि भाई एक संसद का जो सदस्य होता है उसका कितना मूल्य होना चाहिए। तो संसद के सदस्यों का मत का मूल्य का सूत्र देखो क्या होता है कि राज्य विधायिका के कुल मत, कि हमारी राज्य की विधानसभाओं के जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के मतों का मूल्य जो होता है टोटल उसको जोड़ करके उसमें कुल सांसदों निर्वाचित सांसदों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो वर्तमान में हमारे सांसद कितने देखो 543 तो है, 543 तो किसमें है लोकसभा में, और 245 में से 12 घटा दो 233। तो 543 प्लस 233 776 सांसद। तो हमारे देश में टोटल निर्वाचित जो सांसद है वो कितने हैं 776 हैं। अब इन 776 का भाग किसमें देंगे, राज्यों की जो कुल जनसंख्या है उसमें इसका टोटल का भाग देंगे। इसका भाग देने से एक सांसद के मत का मूल्य का आ जाएगा कि भाई एक सांसद के मत का मूल्य ये है। तो ये तो होती है 3 सूत्र। तीसरा सूत्र आपको बता दिया कि भाई न्यूनतम मत संख्या निर्धारित करनी पड़ती है। तो न्यूनतम मत के लिए ढाले गए वैध मतों की संख्या बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 बराबर में उसके +1 जोड़ करके यानी न्यूनतम मत संख्या निकाल लेंगे। कि जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण बताऊं मैं न्यूनतम मत संख्या का, कि जैसे ये 4 राष्ट्रपति का चुनाव लड़े सदस्य क, ख, ग और घ। 3 सूत्र मैंने आपको बताए, 3 सूत्र होते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में। पहला सूत्र है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का मत का मूल्य, कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कि राज्य की जो कुल जनसंख्या उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या का भाग देकर बराबर में 1000 का भाग देंगे। तो उसमें उस राज्य की प्रत्येक विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य आ जाता है। तो हमारे राजस्थान में 343 आया, और 343 में आप जानते हो 200 से गुणा करेंगे तो एक सदस्य का यानी एक विधानसभा सदस्य राजस्थान विधानसभा सदस्यों टोटल मत है, मतों का जो है वो कितना आया 68,600। कि हमारे राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य कितना है 68,600। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा का निकाल करके उसको जोड़ेंगे और जो मत संख्या आती है उसमें कुल सांसदों का भाग देंगे। तो एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा कि भाई एक सांसद कितने मतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 776 सांसद है हमारे देश में निर्वाचित सांसद, इनका भाग देंगे तो उसके मत का मूल्य अपने आप ही आ जाता है। तीसरा सूत्र है कि भाई न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। जैसे मान लो 4 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं क, ख, ग और घ। यहां पर मान लो इनका उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि इनको जैसे इनको न्यूनतम जैसे मान लो मत प्राप्त होते हैं कि 1,40,000 वोट पड़ेगा। टोटल मत कितने डालेंगे 1,40,000 मत डालेंगे। अब 1,40,000 मत डालेंगे कितने व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों को। तो इस 1,40,000 का यानी न्यूनतम मत कितना आना चाहिए, न्यूनतम मत संख्या, इसकी न्यूनतम मत संख्या कितनी आनी चाहिए कि भाई कितने वोट तो कम से कम राष्ट्रपति यानी जो
विजयी उम्मीदवार होगा उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें देखो सूत्र होता है इसका ये कि न्यूनतम मत संख्या बराबर कि न्यूनतम मत संख्या बराबर है ढाले गए मतों की संख्या, ढाले गए मतों की संख्या बटे हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कि जितने सदस्य निर्वाचित होंगे। अब आप जानते हो हमारे देश में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है, दो नहीं हो सकते। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 है और यहाँ पर इसके बराबर में +1 जोड़ेंगे तो ये न्यूनतम मत संख्या आ जाएगी। तो देखो अब ढाले गए मतों की संख्या 1,40,000, उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं आपको 1,40,000 भाग, अब निर्वाचित कितना होगा 1 + 1 + 1, तो 1 और 1 कितना हो गए 2 हो गए, तो 2 का भाग देंगे 1,40,000 में तो कितना आया 70,000, 70,000 + 1 है तो 70,001 कि विजय होने वाले उम्मीदवार को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए 70,001 मत अगर उसने प्राप्त कर लिए तो ये मान लो कि वो पहले राउंड में विजय घोषित कर दिया जाएगा। और आज तक हमारे भारत में केवल एक वीवी गिरी को छोड़ करके बाकी जितने भी राष्ट्रपति हैं वो सभी राष्ट्रपति पहले राउंड की गिनती में ही चुनाव जीते हैं, केवल वीवी गिरी को दूसरे राउंड की आवश्यकता पड़ी थी। बाकी सभी राष्ट्रपतियों ने यानी पहले राउंड में अपनी जो न्यूनतम मत संख्या होती है वो प्राप्त कर ली है। तो न्यूनतम मत देखो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो न्यूनतम मत के लिए जैसे मान लो 4 उदाहरण आपके हमारे सामने बताए हैं। अब ये न्यूनतम मत प्राप्त करने का राष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी जो व्यक्ति मतदान ढालने जाता है उसकी वरीयता अंकित करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि उसने मान लो जाते एक व्यक्ति को वोट दे दिया, वो सभी को वोट दे सकता है लेकिन उनके सामने उसे वरीयता अंकित करनी पड़ती है कि भाई जैसे कै, खे, गे और घे ये 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, तो आप मेरा पहला वोट तो किसको होगा। जैसे मान लो किसी ने वरीयता 1 नंबर पे वरीयता जैसे खे के सामने अंकित कर दी, मान लो मैंने कि भाई मेरी दूसरी वरीयता किसको दूंगा मैं इनमें 4 में से। तो जैसे मान लो मैंने गे को 2 नंबर वरीयता, इसको 3 नंबर वरीयता और इसको 4 नंबर वरीयता दे दी जैसे मान लो, तो वरीयता अंकित करनी पड़ती है प्रत्येक मतदाता को। यानी जो सांसद होता है विधायक होता है वो मत डालने जाता है तो उसको यानी प्रत्येक को यानी अपनी वरीयता अंकित करनी पड़ती है। अपनी क्या करनी पड़ती है यानी राष्ट्रपति के मतपत्र में उसमें वरीयता अंकित करनी पड़ती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो होती है उसमें एकल संक्रमणी मत पद्धति में ये होता है कि भाई पहले राउंड की गिनती में अगर मान लो किसी ने न्यूनतम मत संख्या प्राप्त नहीं की तो जो सबसे कम मत प्राप्त कर रहा है उसके मतों को अन्य में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो पहले राउंड की गिनती में जैसे मान लो अब उसमें वरीयता अंकित करनी पड़ती है प्रत्येक मतदाता को कि भाई मेरा प्रथम वोट इसको है, द्वितीय इसको है, तो इनकी काउंटिंग जब गिनती होती है कि भाई पहली वरीयता नंबर 1 पे वरीयता में कौन व्यक्ति है। जैसे मान लो कहेंगे जैसे मान लो 30,000 वोट प्राप्त किए, कितने वोट प्राप्त किए 30,000 वोट प्राप्त किए। खेने मान लो 20,000 वोट प्राप्त किए, कितने वोट प्राप्त किए 20,000 और गहने मान लो 40,000 और गहने मान लो 50,000 वोट प्राप्त कर लिए। तो ये टोटल वोट देखो 50 और 40 90 और 20 1 10 1,40,000 टोटल हो गई। ये पहली वरीयता यानी जो इसमें वरीयता क्रम में कै, खे, गे और घे ये 4 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचित 1 होगा इनमें, इसीलिए इसकी निर्वाचित सदस्य संख्या 1 आती है +1 जोड़ करके 2 हो गई। तो टोटल न्यूनतम मत प्राप्त करने के लिए क्या किया गया
1,40,000 में 2 का भाग दिया तो 70,000 प्लस 1, तो 70,000 एक वोट यानी जिसके आएंगे गिनती में पहले राउंड में अगर मान लो 70,000 एक वोट आ गए तो वो विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन पहले राउंड की गिनती में मान लो यहाँ पर आपके सामने आया किसी के भी 70,000 एक वोट प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे कम किसके वोट आ रहे हैं, 20,000 वोट आ रहे हैं खे के। किसके आ रहे हैं, खे के 20,000 वोट आ रहे हैं पर इस खे के प्रथम वरीयता में इसके आ रहे हैं 20,000 वोट आए हैं। लेकिन 20,000 वोट सबसे कम, अब इनके एकल संगठन में मत पद्धति होने के कारण उनको अन्य जो 3 व्यक्ति कैंडिडेट बच रहे हैं उनमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब हस्तांतरित करने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई उनमें बराबर बांट दिया जाए आपस में, ऐसा नहीं है। उसकी वरीयता देखी जाएगी उसके बाद में कि भाई इसके लिए 2 नंबर पे वरीयता कितनी है, 3 पे वरीयता कितनी लोगों को है, 4 पे कितने हैं, इस हिसाब से देखा जाएगा। तो इसमें जैसे मान लो जोड़ दिए इसके 5,000 वोट इसको दे दिए, मान लो कितने 5,000, और 10,000 मान लो इसको दे दिए, प्लस 5,000 मान लो इसको दे दिए, तो टोटल अब नीचे हमारे पास जो सदस्य बचे वो कौन कौन से बचे। अब न्यूनतम मत 17,000 एक आ रहा था इसका, देखिए अब न्यूनतम मत के लिए क्या करेंगे, अब कह के कितने हो गए, कह जो कैंडिडेट है उसके कितने हो गए 35,000, कह के कितने हो गए 35,000। खे को हटा दिया पहले, गे के कितने रह गए 50,000, 40 प्लस 10 कितने हो गए 50,000, और घे के कितने हो गए 55,000, कितने वोट हो गए 55,000 वोट आ गए। अब इस राउंड में भी यहाँ पर भी किसी प्रत्याशी को 17,000 एक वोट प्राप्त नहीं हुई, 17,000 यानी एक इसकी न्यूनतम मत संख्या है, न्यूनतम मत संख्या, लेकिन ये न्यूनतम मत संख्या अभी भी प्राप्त नहीं हुई। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में हस्तांतरित और कर देंगे कि भाई अब इस राउंड में सबसे कम किसके रह रहे हैं वोट 35,000 के की, तो के वाले वोटों को इसमें स्थानांतरित करेंगे। तो अब इसमें स्थानांतरित करने के कारण जैसे मान लो इसमें हमने इसके वरीयता अंकित है 19,000 मान लो 500 वोट हैं, प्लस इसके 15,500 मान लो, टोटल 35 हो गई। अब इसके जोड़े तो 19 तो 50 के बाद 60 69,500, इसकी वरीयता कितनी आई 69,500 में बता रहे हैं, और इसके 55,000 प्लस 15,500 तो 55 15 70,500, कितने हो गए 70,500। तो ये दूसरे राउंड की गिनती में जाकर के यानी घ जो व्यक्ति है वो फर्स्ट विनर इसमें बना, यानी ये राष्ट्रपति बना, क्योंकि इसने न्यूनतम मत 70,500 प्राप्त कर लिए, बल्कि न्यूनतम मत संख्या कितनी थी 70,001 वोट थी। तो इस आधार पर यानी राष्ट्रपति की जो न्यूनतम मत संख्या ज्ञात करने का तरीका है। अगर किसी स्टूडेंट के फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में दोबारा बताएं, एक बार दोबारा आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी एक कठिन प्रक्रिया है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि जो मतदाता होता है उसको वरीयता अंकित करने का अधिकार है, और कैंडिडेट अगर मान लो न्यूनतम मत संख्या प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसी के मतों को अन्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये तो देखो राष्ट्रपति की यानी निर्वाचन की विधि। अब आता है राष्ट्रपति का नामांकन पत्र कि अगर मान लो राष्ट्रपति नामांकन पत्र भरने जाता है तो प्रारंभ में तो क्या था कि कोई प्रस्तावक कोई अनुमोदक की इसमें आवश्यकता नहीं थी, ना कोई जमानत की राशि नहीं थी। तो इसमें कोई भी व्यक्ति मान लो कि इसमें राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन पत्र का जो
है तो उसमें बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में नामांकन पत्र भरे। कई बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन बाद में इसमें निश्चित किया गया, धीरे धीरे 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक बनाएंगे, बाद में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। तो वर्तमान में आज राष्ट्रपति के यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति के यानी चुनाव जो पत्र व्यक्ति भरने जा रहा है उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी और वो अनुमोदक भी कौन होने चाहिए? ऐसा नहीं कि भारत का कोई भी मान लो मतदाता हो गया, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में जो विधायक और सांसद हैं उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वरना राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। और 50 प्रस्तावक अनुमोदक के साथ साथ यानी 15,000 रुपये जमानत की राशि है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा उसे न्यूनतम मत संख्या यानी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे जमानत की जो राशि है वो जब्त कर ली जाती है। तो वर्तमान समय में आप जानते हो निश्चित कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं इसी वजह से। और आप जानते हो हमारे देश के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और पहले देश के राष्ट्रपति हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो देखिए नामांकन पत्र का आपको बता दिया कि भाई 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत की राशि है। उसके बाद में राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देखो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है। अब इसके हटाने के 3 ही तरीके होते हैं, आप जानते हो कि या तो राष्ट्रपति की जैसे मान लो स्वयं त्याग पत्र देगा, स्वयं त्याग पत्र देकर, अब जानते हो आप राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। तो पहला तरीका तो है राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व हटने का, यानी स्वयं अगर मान लो वो त्याग पत्र देकर स्वेच्छा से हटना चाहता है तो वह अपने पद से हट सकता है। दूसरा तरीका है उसकी मृत्यु होने पर, कि अगर मान लो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने पद से स्वतः ही हटा हुआ मान लिया जाता है। तीसरा तरीका है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को उसके पद से यानी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कौन लाती है? संसद, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति पर अगर मान लो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और उसे 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से उसी दिन से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अब उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति को शपथ, कि राष्ट्रपति यानी अब आप जानते हो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति पद ग्रहण करता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को शपथ यानी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष उनको अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति की शपथ के बाद में आता है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं, कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्तों में, और पहले राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति को 5 लाख मासिक वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख मासिक वेतन है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएं, रहना यानी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहता है, उसके अलावा भी उसके आवास है, हैदराबाद में भी है उसका एक आवास है। तो इसके अलावा भी राष्ट्रपति जैसे मान लो प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा, हवाई सफर है, उसके यानी बिजली, पानी, आवास, सभी सुविधाएं क्या होती हैं? निःशुल्क होती हैं। तो राष्ट्रपति को वर्तमान में जो मासिक वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए। और तो ये तो इसकी वेतन भत्ते और सुविधाएं हैं कि भाई प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा, हवाई सफर भी फ्री है,
उसके जो जितने भी जैसे मान लो बिजली, पानी, आवास, सारी सुविधाएं क्या होती हैं, निःशुल्क होती हैं। और अवकाश प्राप्ति के बाद पेंशन का भी क्या है, प्रावधान है। तो ये तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, कि वह राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लाती है, संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन ला सकती है, संसद ला सकती है। और संसद के भी दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया वो दोनों सदनों द्वारा यानी अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के यानी 2/3 बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। तो हमारे देश के पहले जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, उसके बाद में हमारे प्रथम महिला जो राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, रामनाथ कोविंद, जो दलित राष्ट्रपति हैं। तो अब आप जानते हो कि राष्ट्रपति के जो पद की जो गरिमा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण पद है। और राष्ट्रपति की ये निर्वाचन की प्रक्रिया आपको मैंने समझाई। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इसमें यहाँ पे ये कमी आपने बताई, उसको आपको दोबारा उसकी जो कमी है उसको पूरी करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कई बार एग्जाम में बोर्ड में आ जाता है। 10th क्लास के लिए भी उपयोगी चैप्टर है, 10th क्लास में भी चलता है ये। तो 10th के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा 12वीं क्लास में तो आप जानते हो है ही है। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें योग्यताएं, कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको समझा दी गई है। दूसरा बिंदु राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति का नामांकन जो पत्र होता है उसमें 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत की राशि का प्रावधान है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कौन लाती है, संसद। और संसद के भी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। तो ये राष्ट्रपति के देखो निर्वाचन की प्रक्रिया है। अब अगले टॉपिक में हम आपको देखो बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को देखो सामान्य 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हमारा जो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक और कमेंट करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल NBF स्कूल शाहपुरा कर रखा है, वैसे अमरसन में स्कूल, तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।